हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर सेकंड यानी एजुकेशन के क्वेश्चन की। जो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पेपर सेकंड यानी एजुकेशन, जिन स्टूडेंट्स का एजुकेशन सब्जेक्ट है पेपर सेकंड में, क्योंकि पेपर फर्स्ट तो सभी का कॉमन होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। लेकिन जो पेपर सेकंड होता है वो आपने कौन सा कोर्स किया है उससे संबंधित होता है। तो ये एजुकेशन जिन लोगों का है दोस्तों सब्जेक्ट, उन लोगों की क्लास है, उन लोगों के लिए क्लास है। तो दोस्तों इसमें 2 क्लास हो भी चुकी है, आज ये तीसरी क्लास है। इसमें दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा की सामाजिकता है, शिक्षा की सामाजिकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शैक्षिक तकनीक की एक शाखा। यहाँ पर दोस्तों सामाजिकता की बात की जा रही है। फिर दूसरा ऑप्शन है समाज का एक अध्ययन। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों शिक्षा संस्थानों से संबंध, सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। शिक्षा संस्थानों से संबंध, सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। फिर चौथा ऑप्शन दोस्तों एक ऐसा विज्ञान जिसमें आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मेन पॉइंट है दोस्तों या कीवर्ड है जो सामाजिकता, शिक्षा की सामाजिकता। अब यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पर दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन है शिक्षा की सामाजिकता, शैक्षिक तकनीक की एक शाखा। अब यहाँ पर शैक्षिक तकनीक की एक शाखा थोड़ी ना दोस्तों शिक्षा की सामाजिकता। तो ये तो पहला ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। आप सभी समझ पा भी रहे होंगे दोस्तों कि शैक्षिक तकनीक की एक शाखा यहाँ बताया जा रहा है, जबकि यहाँ क्वेश्चन पे शिक्षा सामाजिकता की बात की जा रही। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों समाज का एक अध्ययन। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन ये भी नहीं होगा, समाज का एक अध्ययन यहाँ पर दोस्तों। अब तीसरा ऑप्शन जैसे दोस्तों शिक्षा संस्थानों से संबंध, सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। और चौथा ऑप्शन क्या है एक ऐसा विज्ञान जिसमें आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगर आप दूसरा और चौथा ऑप्शन देख रहे होंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इसको सीमित में कहा जा रहा है जैसे शिक्षक समझता है, जबकि इसका बहुत व्यापक अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दूसरे ऑप्शन में कि समाज का एक अध्ययन, सिर्फ समाज का एक अध्ययन नहीं है दोस्तों शिक्षा की सामाजिकता। चौथा ऑप्शन क्या है एक ऐसा विज्ञान जिसमें आदिम, मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा भी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तीसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा संस्थानों से संबंध, सामाजिक प्रक्रिया का एक विश्लेषण। दोस्तों एक शब्द होता है संश्लेषण और ये दूसरा शब्द विश्लेषण। संश्लेषण शब्द का जो दोस्तों मुख्य अर्थ होता है जोड़ना होता है, और विश्लेषण शब्द का अर्थ होता है तोड़ना। क्या होता है दोस्तों? तोड़ना। मैं ऐसे दोस्तों मोटे तौर पे बता रहा हूँ, जो इसका मेन मुख्य अर्थ होता है उसका यही होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है कि शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है वह है। पहला ऑप्शन दोस्तों नवोदय विद्यालय, दूसरा ऑप्शन पब्लिक विद्यालय, तीसरा ऑप्शन सरकारी विद्यालय, चौथा ऑप्शन है आश्रम विद्यालय। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा। अब यहाँ पर आप देखिए बस इतना, फिर यहाँ पर नहीं है। तो भाई नवोदय विद्यालय में तो शिक्षा के समान अवधारणा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों पब्लिक विद्यालय, इसमें भी रहती है दोस्तों शिक्षा के समान अवसरों की समानता। भाई सभी स्टूडेंट्स को एक ही लेसन, एक ही बुक पढ़ाई जाती, किसी के लिए अलग अलग नहीं रखी जाती। फिर सरकारी विद्यालय तो दोस्तों होगा नहीं। यहाँ पर दोस्तों मतलब नहीं पूछा गया तो ये भी सही नंबर नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? चौथा ऑप्शन। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए ऑप्शन तो ऑप्शन काटना शुरू कर दीजिए दोस्तों। इसमें 90% चांस होता है कि सही ऑप्शन तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। जैसे चौथा ऑप्शन आश्रम विद्यालय, अब 3 कट गए हमारे, तो एक बचा तो वो तो होगा ही दोस्तों। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आर्टवेज का मत शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन पर क्या था? आर्टवेज का मत शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन पर क्या था? तो पहला ऑप्शन है, तो दोस्तों सीधी परिभाषा पूछी जा रही है कि आर्टवेज की जो शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन पर परिभाषा क्या थी उसको बताइए। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। पहला ऑप्शन शिक्षा समाज को बदल देती है, बात सही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है ये भी देखना होगा। फिर दूसरा ऑप्शन है शैक्षिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है दोस्तों, जुड़े हुए हैं। स्वतंत्र का मतलब अलग होता है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर भी देखते हैं दोस्तों तीसरा ऑप्शन, मतलब इनके मत के अनुसार देखना है।
शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। बस यहाँ पर दोस्तों क्या लग गया, एवं। चौथा ऑप्शन है शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित हैं, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा, इनका मत 8 पेज का क्या था, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि शैक्षिक परिवर्तन एवं सामाजिक परिवर्तन अन्योन्याश्रित है, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। परिवार बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर आप मतलब ऐसा क्वेश्चन सेंस जो मुख्य अर्थ है यही निकल रहा है कि परिवार बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देता है। अब यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है, औपचारिक रूप से, फिर दूसरा अनौपचारिक रूप से, तीसरा ऑप्शन जानबूझकर, चौथा ऑप्शन नियमित। दोस्तों शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है औपचारिक, एक अनौपचारिक। और यहाँ आपके जो दोस्तों फर्स्ट पेपर में बताया गया है एक गैर औपचारिक मतलब बताया गया है शिक्षा 3 प्रकार की, लेकिन मुख्यतः 2 ही, औपचारिक अनौपचारिक। जो औपचारिक शिक्षा होती है दोस्तों, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपने उस क्लास को ना देखा हो। इसका मतलब दोस्तों इसके लिए जो निश्चित स्थान होगा, निश्चित समय होगा, मतलब इसके लिए हर चीज़ फिक्स होगी, निश्चित दिन होंगे, निश्चित पीरियड होंगे दोस्तों, जो किस पीरियड में कौन सब्जेक्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों जो अनौपचारिक शिक्षा है, इसका कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान नहीं होता। मतलब अनौपचारिक शिक्षा में जैसे आप कहीं भी हैं दोस्तों, घर पे हैं, समाज में, ट्रेन में हैं, बस पे हैं, तो यहाँ पर जो आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा में आती है। औपचारिक शिक्षा में मुख्यतः दोस्तों विद्यालय आता है। इसका दोस्तों और दोस्तों जो अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है ये क्या है, घर है, परिवार दोस्तों, आस पड़ोस भी आ जाएगा इसमें। तो उम्मीद करता हूँ इनको दोनों को तो अर्थ आप सभी अच्छे समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर परिवार बच्चे को किस प्रकार शिक्षा देता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों परिवार की बात की जा रही तो यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर है, निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र से यह भावनाएं संबंधित हैं। संज्ञानात्मक, भावात्मक, अभिप्रायात्मक, उपरोक्त समस्त प्रभाव क्षेत्रों से यह भावनाएं संबंधित हैं। यह भावनाएं, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से किस प्रभाव क्षेत्र से यह भावनाएं संबंधित है। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा सा अधूरा लग रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पर अब जैसे है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी समस्त प्रभाव क्षेत्रों से। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्ण धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत, या दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बोल सकते हैं आप। इनका मानना था बच्चे वैज्ञानिक होते हैं दोस्तों और चीज़ों को करके सीखते हैं। तो यहाँ पर निम्न में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी पूर्व धारणा को पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों, इंद्रिय जनित संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अमूर्त। तो दोस्तों यहाँ पर इंद्रिय जनित संवेदीगामक ये पहला हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ये बाकी नहीं होंगे दोस्तों। यहाँ पर 26 में पहला हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बात उस सिद्धांत की एक अवस्था की नहीं है। तो इन्होंने दोस्तों 6 अवस्थाएं बताई थी कोहलबर्ग। इन्होंने दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था पैट्रिक लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका पूरा नाम है दोस्तों। जैसे दोस्तों इन्होंने पूर्व परंपरागत के अंतर्गत 2 अवस्थाएं, फिर परंपरागत के अंतर्गत 2 अवस्थाएं, फिर उत्तर परंपरागत के अंतर्गत 2 अवस्थाएं, तो 6 अवस्थाएं बताई इन्होंने दोस्तों। तो अब अवस्था नहीं है। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया इंद्रजन्य संवेदीगामक अवस्था, तो दोस्तों ये तो जीन पियाजे की, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है प्राक रूढ़िगत, तीसरा ऑप्शन रूढ़िगत, चौथा ऑप्शन है पश्च रूढ़िगत। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा
मतलब नहीं पूछा गया है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नहीं पूछा गया है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीन पियाजे ने दिया है, बाकी तो इन्हीं का दोस्तों, रूढ़िगत, पश्चरूढ़गत, उत्तरूढ़गत या रूढ़गत, प्राक-रूढ़गत, पश्चरूढ़गत। दोस्तों इसके जो इसका इंग्लिश नाम है वो एक ही है, लेकिन हिंदी में अलग-अलग नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर अधिगम के लिए अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलीकरण सामय कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों निरंतर पुनर्बलीकरण, पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, निरंतर पुनर्प्रबलीकरण। दूसरा ऑप्शन है नियतानुपात पुनर्बलन। तीसरा ऑप्शन दोस्तों परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन। चौथा ऑप्शन है नियत अंतराल पुनर्बलन। तो दोस्तों जैसे पहला ऑप्शन निरंतर पुनर्बलीकरण, तो यहाँ पर दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ, निरंतर का मतलब होता है दोस्तों लगातार, नियता का अनुपात का मतलब एक स्थिर दोस्तों, और परिवर्ती का मतलब बदलता है दोस्तों, और नियत का मैंने बताया दोस्तों अर्थ कि स्थिर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी नंबर, कि भाई स्थिर अधिगम के लिए अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्प्रबलीकरण समय कौन सी है? तो ये है परिवर्ती अनुपात पुनर्बलन दोस्तों। लेकिन यहाँ पर स्थिर अधिगम के लिए कहा गया, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि नियत लगा दीजिएगा, तो इससे तो फिर दो ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं, दूसरा और चौथा, तो तीसरा होगा दोस्तों। फिर दोस्तों अगले स्लाइड पर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों इसको याद कर लीजिए, इन्होंने बताया था दोस्तों 5 × 5 × 6 मतलब 150 दोस्तों, 50 × 25, 25 × 150, तो ये हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं, 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का है। विभिन्न व्यक्तियों के मध्य बुद्धि को विश्वस्तता निम्न रूप से वितरित किया जाना था, समानता से, सामान्य रूप से, विस्तृत रूप से, चयनात्मक रूप से। तो यहाँ पर तो दोस्तों सीधे समझ में आ रहा है कि भाई सामान्य रूप से, सामान्य रूप से होगा दोस्तों, ऑप्शन पहला नहीं होगा कि समानता से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम सभी नेक्स्ट क्लास मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।